Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 21. We studied about internal control and some special journals and subsidiary ledgers. So let me give you a brief overview so that we can connect to our this lecture number 21. We talked about special journals. Then we also talked about subsidiary ledgers because these subsidiary ledgers are relevant to the special journals. Then in my previous lectures, I have already talked about special journal of revenue, then cash receipt journal, and finally we studied about purchase journal in my previous lecture. So today I will talk about our fourth special journal, which is cash payment journal, because we have created a link. First we made a revenue journal and then we made a cash receipt journal, because all revenue that is made through on account, and after all you have to receive cash from that on account revenue. So there is a relationship between revenue journal and a cash receipt journal, number one. And number two, we studied about a purchase journal. So all the purchases which were made through on account are recorded in the purchase journal, and later on you have to pay cash for that purchase journal, that goes into the cash payment journal. So आपका यही relationship आगे चलेगा, and in this lecture we will also talk about the computerized accounting. थोड़ा सा इसको देख लें कि हमने कैश पेमेंट जर्नल में क्या करना है. आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू हो चुका है कि what we have discussed in our previous 3 special journals. We also talked about the cash receipt journal, purchase journal and revenue journal. तो आपने लिंक बनाया था. वो लिंक आपका ये था कि फर्स्ट यू हैड मेड अ रेवेन्यू जर्नल, और इसका रेलेवेंट जो स्पेशल जर्नल था वो आपका कैश रिसीट जर्नल बनता है. आपके पास एक ये रिलेशनशिप वाला अकाउंट बनेगा, बिकॉज इफ यू हैड मेड अ रेवेन्यू थ्रू ऑन अकाउंट, सो दैट इज ऑन क्रेडिट, यू आर गिविंग योर सर्विसेज ऑन अकाउंट. आपने फिर उसके अगेंस्ट कैश रिसीव करनी है इन द नियर फ्यूचर, तो उसका रिलेशनशिप फिर कैश रिसीट जर्नल के साथ बना. दूसरी साइड पर आपके पास परचेज जर्नल, और उसका रिलेशनशिप बनता है कैश पेमेंट जर्नल के साथ, क्योंकि आपने ऑन अकाउंट चीजें परचेज की हैं. अब इफ यू कुड रिमेंबर आवर प्रीवियस लेक्चर, वी सेड दैट वी आर मेकिंग परचेज ऑफ सप्लाईज, दैट इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन. वी आर मेकिंग परचेजेस फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, दैट इज नॉट योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन. लेकिन आपने ऑन अकाउंट परचेजेस तो किया. यू आर परचेजिंग वट एवर द प्रोडक्ट्स, इधर इट इज अ सप्लाईज or it is office equipment, either you are purchasing on account a building, computer, furniture, whatever you are purchasing, you have to mention on a purchase journal, and that must be purchased on account. तो जिसको आप फिर अपने स्पेशल जर्नल में लेके जाएंगे. Then later on you have to pay cash for that purchase journal you had made on account. आपने उनकी पेमेंट करनी होगी. जब आप उनकी पेमेंट कर रहे हैं तो दैट गोज इन द स्पेशल जर्नल ऑफ कैश पेमेंट. सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ यू विल सी कि आपने जो पीछे ट्रांजैक्शंस की थी परचेजेस की, नाउ यू आर पेइंग देयर कैश, आप उनकी कैश पेमेंट कर रहे हैं. तरीकाकार वही है. द मेथड वी हैव अडॉप्टेड इन आवर प्रीवियस 3 लेक्चर्स वही आपका होगा.
जैसे आप स्पेशल जर्नल इसका बाकी 3 जर्नल्स का बनाया था स्पेशल जर्नल्स का, आप कैश पेमेंट जर्नल का भी उसी तरह बनाएंगे। और आपने जिस तरह सब्सिडी लेजर्स उनके बनाए थे पिछले तीनों जर्नल्स में, इसी तरह ही आपके स्पेशल जर्नल के सब्सिडी लेजर्स बनेंगे कैश पेमेंट जर्नल में। अब जो आपने परचेज जर्नल में बनाए थे, जिनका ऑन अकाउंट क्रिएट किया था, अब उन्हीं को आप पेमेंट करेंगे। जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी आपको पता है कि आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं। जब आप कहीं पे पेमेंट करते हैं तो फिर क्या होता है, नॉर्मल हमारी क्या होती है जर्नल एंट्री। थोड़ा सा इसको देखें, आपका एक तो ये है ना, एक ये रिलेशनशिप बना था। आप जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास ये जो अकाउंट्स पेएबल है ये डेबिट हो रहा होता है, और क्रेडिट में आप कैश कर रहे होते हैं। आपके पास यही जर्नल एंट्री बनती है। अब जो अकाउंट पेएबल है, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट क्रेडिटर फ्रॉम होम यू हैव परचेज्ड योर प्रोडक्ट्स या इवन सर्विसेज। आपने यहां पर उनका नाम लिखना है, क्योंकि यहां पर अकाउंट पेएबल मींस कि दिस इज अ जनरल जर्नल एंट्री, दिस इज नॉट अ स्पेशल जर्नल एंट्री। जब आप पेमेंट करते हैं तो फिर आपने किसको पेमेंट की है, यू हैव टू मेंशन इन दिस जर्नल एंट्री। अब यहां पर कोई भी हो सकता है, आपने जो जिनको पेमेंट की है उनकी हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। नाउ ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश पेमेंट जर्नल। अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन मेक्स ऑल पेमेंट्स बाय चेक। अब यहां पर वो बात ये बता रहा है कि दे आर नॉट पेइंग कैश, दे आर मेकिंग देयर पेमेंट्स थ्रू चेक। तो इट मीन्स दैट दे हैव अ प्रॉपर चेक नंबर, दे हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड, सो दैट कोई आपको ये क्लेम ना कर सके कि आपने पेमेंट नहीं की। आप पेमेंट कर रहे हैं, उसमें चेक का रिकॉर्ड रखते हैं, उसके ऊपर चेक नंबर होता है, और फिर नॉर्मली क्रॉस चेक दिए जाते हैं। एंड आई होप दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ क्रॉस चेक। व्हाट इज अ क्रॉस चेक? सिंपल, आपके पास 3 कैटेगरीज होती हैं। एक क्रॉस चेक होता है, एक आपके पास ऑर्डर चेक होता है, एक बेरर चेक होता है। जो आपकी छोटी ट्रांजैक्शन होती हैं दैट इज ऑलवेज डन थ्रू बेरर चेक। बेरर मीन्स के कोई भी उस चेक को लेकर जाएगा और बैंक के काउंटर पर वो कैश रिसीव कर सकता है। ऑर्डर चेक वो होता है कि जहां पर आप देखेंगे कि चेक के ऊपर बेरर लिखा होता है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका एक चेक का फॉर्मेट है, यहां पर एक अमाउंट का कॉलम होता है, इधर डेट होती है आपकी, यहां पर बेरर लिखा होगा, बेरर कि आपने किसको पे करना है, यहां पे लाइन होगी। देन यहां पर अमाउंट इन वर्ड्स होगा, ये लाइन होती है। फिर यहां पर आपका चेक नंबर भी लिखा हुआ होता है, साथ आपकी यहां पर एक अकाउंट्स डिटेल होती है। अब बेरर चेक सिंपल ये है कि आपने यहां पर अमाउंट लिखी, यहां पर अपने सिग्नेचर्स किए, और यहां पर बेरर कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे सेल्फ लिख सकते हैं या किसी का नेम लिख सकते हैं, और यहां पर आपने अमाउंट इन वर्ड्स लिख दी। तो कोई भी इसको चेक को बैंक के अंदर लेके जाएगा तो बैंक उसको उसके काउंटर पर पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर इस बेरर को काट दिया जाए, सिंपल वो काट देता है पेन के साथ या बॉल पॉइंट के साथ, अगर इस बेरर को काट देता है तो वो आपका एक ऑर्डर चेक बन जाता है। इट मीन्स कि जिसका अगर कोई उस बैंक में अकाउंट है तो उसके ऊपर अपनी एक ऑथेंटिकेशन देता है, उसको अटेस्ट करता है चेक की बैक साइड पे। बैक साइड क्योंकि चेक की बिल्कुल ब्लैंक होती है, तो उसके ऊपर अपना नेम, अपना अकाउंट नंबर और अपने सिग्नेचर्स लिखता है। तो वो एक किस्म का चेक को अटेस्ट करके दे रहा होता है, तो उसकी पेमेंट भी काउंटर पे हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि किसी और बंदे का उस बैंक में अकाउंट हो, वो अपना अकाउंट नंबर लिखता है और साथ अपना उसके ऊपर सिग्नेचर्स करता है। जो तीसरी कैटेगरीज है दैट इज ऑलवेज अडॉप्टेड बाय द कॉर्पोरेशंस या कंपनीज, दैट इज अ क्रॉस्ड चेक। तो क्रॉस चेक बनता कैसे? सिंपल, यहां पर अगर आप 2 लाइंस लगा देते हैं पेन के साथ, चेक की लेफ्ट कॉर्नर पर अगर आप 2 क्रॉस लगा देते हैं, लाइंस लगा देते हैं, तो दैट बिकम्स अ क्रॉस चेक।
So you cannot collect cash at any circumstances from the bank on their counters. बैंक आपको कभी भी कैश नहीं देगा इसके लिए. उसका तरीका ये होगा कि पहले इस चेक को आपने अपने अकाउंट में जमा करवाना होगा. अब फॉर एग्जांपल ये चेक आपसे गुम हो गया, तो जिसको ये चेक मिला है कैश विड्रॉ कर ही नहीं सकता बैंक से. वो बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसको कहेगा कि इसको पहले आप अपने अकाउंट में जमा करवाएं. तो फिर नया चेक लिखे, वो बेरर चेक होगा, फिर हम आपको कैश पेमेंट कर सकते हैं. अदरवाइज ये वाला चेक सिंपल आपके अकाउंट में जमा होना है. सो नॉर्मली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेशंस, देयर इज ऑलवेज अ चेक विच इज क्रॉस्ड बाय द पर्सन हु इज गिविंग द पेमेंट. तो हमेशा उसकी जो एक पेमेंट होती है थ्रू चेक होती है, एंड दैट चेक इज क्रॉस्ड, कि वो आपके अकाउंट में जमा होगा. फिर आप उसको अपने चेक के थ्रू, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने चेक दिया है और वो क्रॉस चेक है, तो पहले मैं उसको अपने अकाउंट में जमा करवाऊंगा, वो मेरे अकाउंट में पैसे कलेक्ट हो जाएंगे. देन फिर अपना नया चेक लिखूंगा मैं उसके ऊपर, वो बेरर चेक होगा. अगर वो भी मैंने किसी को देना है और मैं उसको क्रॉस कर देता हूं तो वो भी कैश नहीं निकलवा सकता. फॉर एग्जाम्पल मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया, मैंने रिसीव कर लिया, अपने अकाउंट में जमा करवा दिया. अब मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो फिर ये होगा कि मैं भी उसको क्रॉस चेक दूंगा. इट मीन्स दैट सप्लायर कैन नॉट विदड्रॉ कैश फ्रॉम माई अकाउंट. ही और शी हैज टू डिपॉजिट दैट चेक इनटू द बैंक अकाउंट, एंड देन ही और शी हैज टू राइट अनदर चेक विच वुड बी अ बेरर चेक. वो बेरर चेक होगा कि जिसके ऊपर ना आपने बेरर काटा होगा और ना ही आपने उसके ऊपर क्रॉस लगाया होगा, और सिंपल वो आपका एक बेरर चेक है जिसको आपने बैंक में जमा करवाना और बैंक आपको काउंटर पर उसकी पेमेंट कर देगा. और ये नॉर्मली आपकी एक बड़ी अमाउंट्स के लिए होता है, छोटी अमाउंट्स के लिए आप इस तरह नहीं करते. लेकिन एनीवेज आपने मतलब ये देखना है कि वेन एवर यू पे एनीवेयर टू योर सप्लायर्स, देन यू हैव टू राइट अ क्रॉस चेक. ये नॉर्मली अडॉप्ट की जाती है पॉलिसी. सो we assume that opportunities and corporation makes all payments by check. चेक के थ्रू वो पेमेंट करते हैं. अब यहाँ पर क्योंकि यूरोपियन स्टाइल है या इंग्लिश स्टाइल है, तो इंग्लिश में नॉर्मली हमारे पास चेक के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड CHEQUE. ये चेक होता है, लेकिन वो इसको ऐसे ही लिखते हैं चेक, CHECK. सो देयर इज नॉट अ कन्फ्यूजन कि आप किस तरह चेक लिख रहे हैं. इन आवर टर्मिनोलॉजीज, इन आवर लैंग्वेज वी राइट चेक लाइक दिस. But if you see any word in the foreign author books, you will find that this is a CHECK check. So you don't need to confuse about it कि वो check यहाँ पर कैसे लिखा हुआ और ये कैसे लिखा हुआ. So I am taking all the illustrations from the foreign author books. So let's make all the cash payment journals entries for the March. अब हम start अपना काम ये करते हैं कि हम सारी पेमेंट्स करते हैं और उनकी जनरल एंट्रीज करते हैं कि मार्च में हमने जनरल एंट्रीज की थी. स्टार्ट हमारा काम यहाँ से होता है कि जाहिर है जब आप पेमेंट करेंगे तो आपने एक जनरल एंट्री पास की होती है. और शुरू की स्लाइड में मैंने बताया था कि वेयर एवर यू पे योर जनरल एंट्री इज लाइक दिस, अकाउंट्स पेएबल. अकाउंट्स पेएबल को आप डेबिट करते हैं और क्रेडिट में आप कैश कर रहे होते हैं. ये आपकी क्रेडिट होती है, हमेशा यही आपकी जनरल एंट्री होगी. लेकिन क्या होता है कि ये आपकी एक नॉर्मल जनरल की एंट्री है. दैट इज नॉट अ एंट्री ऑफ योर स्पेशल जर्नल. व्हेन यू राइट योर स्पेशल जर्नल एंट्री, देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द क्रेडिटर टू होम यू हैव टू पे द मनी. आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपने पे करना है हार्वर्ड को, तो यहां पर हार्वर्ड का नाम आएगा, हार्वर्ड एंड कंपनी होगा. हमने लास्ट लेक्चर में डॉनली का देखा था, तो यहां पर नाम डॉनली का लिखा जाएगा. So it is understood that Donnelly means that is our accounts payable and we are paying cash to Donnelly company. ये Donnelly supplies है आपकी. जो भी होगा उसका आपने नाम लिखना होगा. जब आप नाम लिख रहे हैं तो it means you are making a journal entry of your special journal. लेकिन अगर आपने in total accounts payable लिख दिया तो that shows a total amount which is about your general entry, not a special journal entry. इसमें आपने फर्क रखना है. So we assumed that number one, we had paid an amount of
rent expense. So all the payments we have to mention all the payments irrespective कि आप किस पर्पस के लिए पे कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज योर कैश पेमेंट जर्नल। और आपको पता है कि कैश का हमने जो लेजर बनाया था शुरू में, दैट हैड मोर ट्रांजैक्शंस, तो इसलिए आपने यहाँ पर जितनी भी कैश पेमेंट करेंगे आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि इसके लिए हमने पेमेंट की है, इसके लिए पेमेंट की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि कौन सा आपका और कौन सी आपकी वो ट्रांजैक्शन हुई है। नाउ लुक एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड ऑन March 2, Opportunities Incorporation paid rent for March by issuing check number 150 for rupees 1600। आपने 1600 की पेमेंट की। अब यहां पर देखें कि फर्क क्या पड़ रहा है। आपने एक ही लाइन में अगेन बात कंप्लीट कर दी है। हमने जनरल एंट्री क्या की थी, अकाउंट्स पेबल टू कैश। अब कैश आपकी क्रेडिट हो रही है। नाउ लुक एट ऑन द स्लाइड कैश पेमेंट जर्नल, यू हैव अ डेट कॉलम, यू हैव अ चेक नंबर, तो यहां पर आप पेमेंट का चेक नंबर देंगे एंड दिस हैज अ 150 चेक नंबर। देन अकाउंट्स डेबिटेड, कैश तो आपकी हमेशा क्रेडिट ही होगी, तो फिर आपको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है कि डेबिट में ये अमाउंट और क्रेडिट में आपकी कैश है। व्हेन यू आर पेइंग कैश, दिस इज अंडरस्टूड कि कैश हमेशा आपकी क्रेडिट होगी जब उसको पे कर रहे होंगे, तो इसलिए आपने टाइटल में यहां पर लिखना होगा अकाउंट्स डेबिटेड। अब अकाउंट्स डेबिटेड, देन आपके पास यहां पर डेबिट क्या हो रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट में क्या होगा आपका कैश। देन पोस्ट रेफरेंस, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। अदर अकाउंट्स, अब अदर अकाउंट्स आपका अदर अकाउंट्स, दिस अकाउंट इज नॉट रिलेटेड विद योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस। आपने ऑन अकाउंट की कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने सप्लाईज परचेज की थी ऑन अकाउंट्स की, तो आप वो नहीं पे कर रहे, ये आपका अदर देन योर ऑन अकाउंट है जो क्रेडिट वाला नहीं है, आप उनकी पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपका अदर अकाउंट्स बनेगा। डेबिट में 1600, अकाउंट्स पेबल डेबिट यहां पर वो है नहीं, जब आएगा तो हम उसकी जनरल एंट्री यहां पे लिखेंगे जो आपने ऑन अकाउंट्स प्रोडक्ट्स परचेज की थी या सर्विसेज आपने हायर की थी। देन कैश क्रेडिट, ये जो आप सिंपल करते रहे, आपकी जनरल एंट्री आपको अब आइडिया हो गया होगा कि रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये आपकी जनरल एंट्री है। यहां पर इसको रेंट को आपने डेबिट किया और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर कैश क्रेडिट हो रही है क्योंकि आपका ये है ही कैश पेमेंट जर्नल, सो दैट इज व्हाई यू आर पुटिंग कैश। एक ही लाइन में आपने पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी है। एंड दिस इज योर अदर अकाउंट बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑन अकाउंट, दिस इज नॉट अ परचेज ऑन अकाउंट। आपकी कोई क्रेडिटर की ट्रांजैक्शन नहीं थी, दैट इज वाई वी आर यूजिंग अदर अकाउंट्स। जिस तरह हमने अपने परचेजेस में किया था, सप्लाईज आपकी नॉर्मल ऑन अकाउंट कर रहे थे लेकिन आपने ऑफिस इक्विपमेंट किया था ऑन अकाउंट, तो फिर आपके पास वो उसको अदर में लिखा था। तो सेम यू आर पेइंग कैश, ऑन अकाउंट नहीं है, कैश पे कर रहे हैं, तो आपके पास ये अदर अकाउंट बनेगा। सो आई होप नाउ दिस इज इजी फॉर यू एट दिस स्टेज। अगेन वी आर यूजिंग पेज नंबर 7, इट मीन्स के दिस कैश पेमेंट जर्नल हैज बीन एलोकेटेड अ पेज नंबर 7। हर एक तीनों जर्नल्स का पीछे हमने एक पेज नंबर दिया था, तो सेम यहां पर कैश पेमेंट जर्नल का भी पेज नंबर 7 है। नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट ओवरव्यू एंड देन आई विल टेल यू। Now on March 15 issued a check number 151 to Greco Supplies on account 1230. You had purchased supplies. अब ये आपकी एक आपने supplies को परचेज किया हुआ था पहले, जिनकी आपने पेमेंट नहीं की थी। आप याद करें जरा, आपने जो मतलब एक बैलेंस ट्रांसफर किया था फरवरी का, दैट वाज 1230। तो दैट वाज द अमाउंट विच हैज बीन क्रिएटेड on account by purchasing supplies from a Greco company या Greco Supplies, उनसे आपने जो परचेज की थी ये वो अमाउंट है। अब उसको आप पे कर रहे हैं, आपने इनसे ऑन अकाउंट सप्लाईज परचेज की थी और अमाउंट थी आपकी 1230। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास
ये डेट थी 15, चेक नंबर 151 एंड देन अकाउंट्स डेबिटेड, यानी ये आपका अकाउंट्स पेएबल है। अब लेकिन आपने यहां पे नाम लिखा है तो इट मींस यू आर पेइंग कैश 1230 टू ग्रेको कंपनी। देन अकाउंट्स पेएबल, ये आपका डेबिट हो रहा है। अब यहां पे देखें कि ये आपने सप्लाईज क्योंकि ऑन अकाउंट परचेज की थी और ये पूरे का पूरा कॉलम दैट हैज बीन एलोकेटेड फॉर अकाउंट्स पेएबल, तो ये उसके लिए आपने एक स्पेशल एलोकेशन किया है कि जितनी भी ऑन अकाउंट्स आपने परचेजेस की थी वो सारी की सारी अब यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है उसमें की जा रही है और क्रेडिट में ऑलरेडी आपकी कैश चल रही है। तो इसकी अगर जनरल एंट्री की होती तो आपने कैसे करनी थी, आपके पास ग्रेक को सप्लाईज डेबिट विद अमाउंट ऑफ 1230 और कैश पेमेंट आपने की है 1230, आपके पास ये जनरल एंट्रीज की होगी। अब आप खुद देखें कि अकाउंट्स डेबिटेड कौन सा हो रहा है, ग्रेको सप्लाईज, उसको आपने डेबिट किया और ये उसकी अमाउंट आपने डेबिट कर दी और क्रेडिट में आपकी ऑलरेडी कैश हो रही है क्योंकि ये कैश पेमेंट जर्नल है तो आपने यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख दी। सो आपने एक ही लाइन में सारी की सारी बात कंप्लीट कर दी है। अगर यहाँ पर स्पेशल जर्नल में देखा जाए आपको जनरल एंट्री ना बताई जाए, ये जनरल एंट्री ना शो की जाए, सिंपल आपको एक 15 मार्च की जो ट्रांजैक्शन है वो दिखाई जाए तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यू हैड पेड अ चेक नंबर 151 टू ग्रेको कंपनी सप्लाईज एंड द अमाउंट हैज बीन पेड फॉर 1230। सिंपल आपको पता चल रहा है क्योंकि अकाउंट्स पेबल आपका डेबिट हो रहा है एंड अकाउंट्स पेबल इज योर ग्रेको कंपनी और क्रेडिट में आप कैश पे कर रहे हैं। सो एक ही लाइन में आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी है। नाउ नेक्स्ट अगेन लेट्स पोस्ट टू द अकाउंट्स पेबल सब्सिडी लेजर एट दिस टाइम टू कीप द क्रेडिटर्स अकाउंट्स करंट, मतलब आपने उसको अप टू डेट रखना है उनके सब्सिडी लेजर्स को। आप थोड़ा सा इसको देखें कि यहां पर इसको टिक मार्क का क्या मतलब है कि टिक मार्क हम क्यों करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि वी यूज टिक मार्क जस्ट टू टेल दैट दिस journal entry has been, this special journal entry has been posted into their subsidiary ledger accounts. So आपने इसको फिर ट्रांसफर कर दिया हुआ है, आपने टिक लगाया, टिक मीन्स कि आप इसको अब पोस्ट कर चुके हैं। तो कैसे आपने की होगी ट्रांजैक्शन इसकी, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। आपके पास ये एक सब्सिडी लेजर बना हुआ है, इसको जरा देखें कि कैसे किया, देन आई टेल यू कि हाउ दे हैव prepared this subsidiary ledger. Now look at Greco company. This is an accounts payable subsidiary ledger. This is the title of your subsidiary ledger. And in your accounts payable subsidiary ledgers, you have a different creditors. And from that you have, one is your Greco company या ग्रेको सप्लाईज। आपके पास अब ये एक सप्लायर है जो आपको सप्लाईज प्रोवाइड करता है। अब ये यहां पर सप्लाईज प्रोवाइड की जा रही हैं। नाउ आपके पास इसका बैलेंस था 1230 का, तो आपके पास ये बैलेंस लिखा हुआ है। बैलेंस तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहां पर बैलेंस का क्या मतलब है, इज इट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। दिस इज योर credit balance because this is your accounts payable and accounts payable have a normal balance of credit, तो आपने यहां पर उसको क्रेडिट में लिखा हुआ है। अब आप उसको पे कर रहे हैं तो आपका जो ये ग्रेको सप्लाईज है ये डेबिट हो रहा है, तो आपने फिर इसको डेबिट में लिख दिया, दिस अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू द डेबिट साइड ऑफ सब्सिडी लेजर अकाउंट। आपने इसको डेबिट में लिख दिया। अब आपने पे कितना करना था, जो आपके पास बैलेंस मौजूद था दैट वाज 1230, द अमाउंट वाज 1230 और ये क्रेडिट में था। डेबिट में आपने इसको इसलिए किया है कि दिस अमाउंट हैज बीन गिवन टू द क्रेडिटर्स, आपने उसको पे ऑफ कर दिया हुआ है।
now you have a zero balance. It means now you are not going to pay any more because already account has been settled. जिसको आपने पे करना था वो कर दिया हुआ है. So एक क्रेडिटर था जिसको आपने पेमेंट करनी थी 1230 की, आपने उसको पे कर दिया हुआ. So इसमें और कौन से आइटम्स रह गए हैं आपके पास यहां पर? CP means cash payment. So cash payment, and 7 means कि this is taken from page number 7. So CP7 means कि this has been taken from a special journal of cash payment with a page number of 7. तो आपके पास अब ये सब्सिडी लेजर आपने इसका कंप्लीट कर दिया, इसका जीरो बैलेंस है. आपने पेमेंट की थी इसको 15 को, तो आपने यहाँ पर जो जनरल एंट्री 15 की थी, इसकी जो सब्सिडी जो स्पेशल जर्नल की जनरल एंट्री थी वही आपने यहाँ पर पेस्ट कर दी है. इसको पोस्ट किया आपने. अब पोस्ट करने के बाद इट हैज़ बीन नाउ अप टू डेट. आपके पास अभी अप टू डेट है, आपके पास बैलेंस जीरो रह चुका है इसका. सो यू आर नॉट गोइंग टू पे एनी मोर अमाउंट बिकॉज अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड. इसमें आपको जो पिछले अकाउंट की निस्बत डिफरेंस क्या नजर आया कि आपने सब्सिडी जो लेजर था उसकी आपने पेमेंट की, फिर आपने यहाँ पर CP लिखा. CP मींस इसके जो पोस्टिंग रेफरेंस था उसमें आपने CP कैश पेमेंट जर्नल था और पेज नंबर 7 से लिया था. सो हमने जो पहला किया था, सबसे पहले जो था हमारे पास रेवेन्यू जर्नल, उसके लिए हमने R यूज़ किया, उसके साथ उसका पेज नंबर लिखा. फिर हमने कैश रिसीट का किया था जिसको आपने CR लिखा. फिर उसके बाद आपने परचेज की तो उसको सिंपल आपने P लिखा. देन फाइनली आप पहुंच गए हैं कैश पेमेंट जर्नल पे, तो आपने इसको CP लिखा. अब आपको देखें कि ऑल अल्फाबेट्स हैव बीन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स. दे हैव ऑल डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट अल्फाबेट्स. तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जाएंगे तो आपको सिंपल एक कोड देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसी पेज पर चले जाएंगे. तो इसलिए सारे का सारा काम किया जाता है. जिस तरह आपको एक ATM का यूनिक नंबर दिया जाता है, मशीन में लिखते हैं तो आपको वो ओपन हो जाता है, अब वो आप ही का बैलेंस शो करता है. तो सेम ये हर एक जगह कोड चलते हैं. आपके पास कोई अल्फ़ाबेट कोड्स होते हैं, कुछ आपके पास नंबर कोड्स होते हैं. तो ये सारे के सारे सम टाइम जो है वो इकट्ठे भी हो जाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी रहे आपकी. सो वी यूज़ ऑल दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. Now on 21st we made also another payment of 2,800. इसको जरा देखें आप, then I explain how they have done it. Now look at the bottom of slide. On March 21st issued check number 152. अब आप देखें कि यहां पर पूरे का पूरा एक सीरियल चल रहा है जो आपके पास चेक बुक थी. अब देखें आपकी कोई भी चेक बुक होती है उसमें हर एक लीफ के दो आपके पास उस पार्ट्स होते हैं. एक जो चेक आप बैंक में देते हैं या सप्लायर को दे रहे होते हैं, दूसरा आपने अपने पास रखा होता है. तो वो आपको साथ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपने कितनी पेमेंट किसको की है. और समटाइम आप जिसको पे कर रहे होते हैं, जिसको चेक दे रहे होते हैं, उससे इनिशियल भी ले लेते हैं. लेकिन आपने अगर चेक भेजना हो तो सिंपल आप अपने तौर पे लिख लेते हैं. लेकिन अब यहाँ पर सीरियल नंबर बता रहा है कि आपने 150 क्या किया, रेंट एक्सपेंस पे किया. 150 क्या किया आपने, ग्रेको सप्लाईज को आपने पे किया. और 152 आपको क्या बता रहा है कि आपने जेविट बिजनेस सिस्टम से जो इक्विपमेंट परचेज किया था, ऑफिस इक्विपमेंट, अब आप उसको पे कर रहे हैं. जब आप उसको पे कर रहे हैं तो आपके पास पूरे के पूरे सीरियल मौजूद है अपने चेक्स की. एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट ऑल द पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक. तो कैश तो पे कर ही नहीं रहे. एक आपने इंटरनल कंट्रोल ये कर लिया हुआ है कि आप कैश पे ही नहीं करते. दूसरे नंबर पे इंटरनल कंट्रोल आपका यहाँ पे भी एलोकेट हो रहा है कि आपके दरमियान में कोई भी चेक नंबर मिस नहीं है, क्योंकि ऑल द चेक बुक इज प्रॉपरली सीरियल्ड, उसके सीरियल नंबर्स होते हैं. तो आपके पास चेक नंबर 150, 151, 152 दरमियान में कोई आपका चेक मिस नहीं है, क्योंकि आपने सारे के सारे चेक प्रॉपरली लिखे हैं. अब दरमियान में अगर डायरेक्ट आ जाए 151 के बाद 155, तो दरमियान के चेक किधर गए? 52, 53, 54, तीन चेक्स कहाँ चले गए फिर?
तो यहाँ पर भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो चेकबुक के अंदर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। इन केस अगर कोई चेक आपका ख़राब भी हो जाता है ओवर राइटिंग की वजह से, तो आपने उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होता है। तो इसलिए हर चीज़ की ये जो मैनुअल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड रखे जाते हैं ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपके फाइनेंस की, आपके वैल्यूज़ की प्रॉपर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिनको आपने प्रॉपर ऑडिट करवाना होता है। सो एट दिस स्टेज इन दिस ट्रांजैक्शन वी सी दैट वी हैड मेड अ पेमेंट to the Javid business system. Account is debited with the amount of 2,800 because we purchased this office equipment from a Javid business system on account. अब आपने उनको पे कर दिया है, सो आपके पास अकाउंट्स पेएबल डेबिट हुआ with the name of Javid business system and cash was paid with the amount of 2,800 and it is credited. तो आपने इसको भी पे कर दिया और इसको भी आपने फिर अपडेट करना है इसके लेजर में। आपके पास बैलेंस था अकाउंट्स पेबल का जैविड बिजनेस सिस्टम का सब्सिडी लेजर में क्रेडिट बैलेंस था 2,800 का, अब डेबिट हो रहा है वो, तो डेबिट ने क्रेडिट को ख़त्म किया, आपके पास अब ज़ीरो पेमेंट का बैलेंस है। आपने अपने सप्लाई जो अकाउंट्स पेबल था आपका जो क्रेडिटर था उसको आपने पेमेंट कर दी है। So we had also another payment. We purchased supplies from a Donnelly Supplies, and you must remember the names as well as the values. अब आपको याद होगा कि we purchased from a Donnelly Supplies, and then we had to pay this amount for 420. We have not. This is the only amount we are paying. लेकिन हो सकता है आपने इससे ज्यादा पे करना हो, लेकिन आप पे कितना कर रहे हैं आपने वो यहां पे लिखना है। आपके पास बैलेंस में शायद अमाउंट ज्यादा पड़ी हो, वी विल सी लेटर इन आवर स्लाइड्स कि इसकी अमाउंट कितनी थी और आप पे कितना कर रहे हैं। अब क्योंकि आपके पास 31 मार्च आ चुका है तो आपने अकाउंट्स अपने क्लोज करके नेक्स्ट बैलेंस इनका ट्रांसफर करना है। जो ट्रांसफर होगा उसको ट्रांसफर करेंगे, जिसके वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं वो हम खत्म कर देंगे। Now at this stage, look at on the slide that Donnelly Supplies is being paid rupees 420 with a check number 153 आपने यहाँ पे मेंशन किया and the date was 22, आपने 22 को पेमेंट की है। अब आपके पास डेबिट हो रहा है Donnelly Supplies with amount of 420 और क्रेडिट में आपके पास कैश हो रही। ये सारी की सारी आपकी पेमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके अकाउंट्स पेएबल ख़त्म हो रहे हैं और ये आपका वो एक्सपेंस था। अब इसके अलावा वेजेस का एक्सपेंस होता है तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि ये रेंट एक्सपेंस के लिए आपने कैश पे किया, वहाँ पर आप वेजेस एक्सपेंस हैं उसको आपने पे करना होगा। इसके अलावा आप कोई और चीज़ परचेज करते हैं, आपने कैश पेमेंट कर दी, आपने सारी कैश पेमेंट यहाँ पर लिखनी है जितनी भी आपने कैश पे करनी है। अब कॉलम्स आपने जो डेबिट के हैं वो अलग अलग कर दिए हुए हैं कि आप कैश पे कर रहे हैं फॉरवर्ड अकाउंट, यहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं कि डेबिट के अगेंस्ट, ये जो डेबिट आपका है रेंट इसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं, और अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट आप कर रहे हैं। हो सकता है यही या तो अदर अकाउंट होगा या आपका अकाउंट्स पेबल होगा, लेकिन आपका क्रेडिट हमेशा कैश नहीं होना है। द रीजन इज दैट वी नो अबाउट द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वेर एवर वी पे द कैश दिस इज एन एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज क्रेडिट। तो आपने यहाँ पर उसको क्रेडिट करके लिखा है टोटल अमाउंट ये, लेकिन आपने डेबिट को डिफरेंशिएट कर दिया है कि यू आर पेइंग कैश फॉर दिस डेबिट एंड यू आर पेइंग कैश फॉर दिस डेबिट। अब आपके पास जो पहला था रेंट एक्सपेंस, आपने रेंट एक्सपेंस के लिए पे की कैश, तो रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो रहा है। आपने क्रेडिटर्स को पे किया, अब आपके क्रेडिटर्स हो रहे हैं। इसके अलावा आपकी कुछ और भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेजेस एक्सपेंसेस हैं। जब आप कैश पेमेंट कर रहे होते हैं तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपने कुछ और परचेज किया है और कैश पेमेंट की है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन जो अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट आपने कैश पेमेंट करनी है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, क्योंकि आपने इसके लिए एक स्पेसिफिक एक कॉलम एलोकेट कर दिया हुआ है। So at this stage, if you look at on this transaction that you had made a payment on 22nd March with a check of rupees 153, क्योंकि आपने शुरू में बैंक में पैसे जमा करवाए थे, तो अब जाहिर है बैंक के थ्रू ही आपने पेमेंट करना है, तो आपने चेक पे किया, उनको चेक दिया
और चेक नंबर आपने यहाँ पे लिखा है 153, डोनरली सप्लाईज को आपने पे किया है, तो आपका वो अकाउंट्स पेबल था वो डिक्रीज हो रहा है, डेबिट कर रहे हैं आप उसको, और क्रेडिट में आपने कैश पेमेंट कर दी है। देन वी हैड आल्सो मेड अ पेमेंट फॉर यूटिलिटीज एक्सपेंसेस। अब जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि यू हैड मेड एनी अमाउंट, यू हैड मेड एनी पेमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ योर अकाउंट, यू हैव टू मेंशन इन योर कैश पेमेंट जर्नल, क्योंकि आपके पास ये कैश पेमेंट जर्नल है कि आपने कोई ये एंट्री मिस नहीं कर देनी है कि आपने कैश किसी और ट्रांजैक्शन के लिए पे किया। आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कैश पे करते हैं, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। हाँ, दरमियान में कॉलम्स अलग लगा के आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है कि आप पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं, आप अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट कर रहे हैं या आप अदर अकाउंट्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। आप अदर अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि उनकी एक बड़ी कैजुअल सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे होते, इसलिए आप उनका अदर अकाउंट बना देते हैं। नाउ ऑन 30th March you had made a payment for utility bills and amount is 1050. आपने किसके लिए पे किया? यूटिलिटीज एक्सपेंस। एक्सपेंसेस और ऑलवेज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, आपने इसको डेबिट लिखा, लेकिन क्योंकि ये अकाउंट्स पेबल नहीं था तो इसलिए आपने इसको अदर अकाउंट्स में लिखा है, उसको डेबिट किया और आप कैश पे कर रहे हैं, तो दिस इज एन अंडरस्टूड कि आप इसकी कैश पेमेंट कर रहे हैं विच इज अमाउंट ऑफ 1050, जिसको आपने क्रेडिट कर दिया। और इनकी आप जनरल एंट्रीज ऑलरेडी आपको पता भी हैं कि आपने कैसे करनी होती हैं। और इसके नॉर्मल हम जो है सब्सिडी लेजर्स नहीं बनाते, क्योंकि ये महीने में कितनी आपकी, मतलब आप जब भी बिल पे करते हैं तो महीने में एक दफ़ा ही बिल पे करते हैं। आपका यूटिलिटीज़ के कितने बिल्स हो सकते हैं? गैस का हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, आपका टेलीफोन का बिल हो सकता है, या आपने कोई इंटरनेट वगैरह लिया हुआ तो उसका बिल हो सकता है, तो आपने मोबाइल फ़ोन है उसका हो सकता है। तो कितनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर सब्सिडी लेजर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडी लेजर आप बनाते इसलिए कि उनकी एक महीने के अंदर ट्रांजैक्शंस की जो एक क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपने सब्सिडी लेजर्स बनाए होते हैं। अब यहाँ पर टिक मार्क बता रहा है कि दिस हैज़ बीन पोस्टेड, दिस हैज़ बीन पोस्टेड, दिस हैज़ बीन पोस्टेड इनटू देयर सब्सिडी लेजर अकाउंट्स। So should we go in the next slide? We are making another payment to Howard Supplies from we have purchased supplies in our previous lecture. आपने उनसे supplies purchase की थी, अब उनको आप यहाँ पर mention कर रहे हैं। आपके पास Howard Supplies डेबिट हो रहा है, आपने इसको डेबिट में लिखा accounts payable, और क्रेडिट क्या कर रहे हैं? आप कैश पेमेंट कर रहे हैं। So it means that this is your accounts payable and you had made payment of rupees 600, आपने उसको रिकॉर्ड किया और उसको उसके सब्सिडी लेजर में जाके आपने पोस्ट कर दिया। जब तक आप उसको सब्सिडी लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे तो वो आपका अकाउंट अपडेट नहीं होगा। जब अपडेट नहीं होगा तो आपको अपने अकाउंट्स में ऐसे ही नजर आता रहेगा कि आपने इतनी पेमेंट कंटिन्यूसली उनको करनी है, बट स्टिल यू आर पेइंग द मनी टू देयर क्रेडिटर्स। आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपने पेमेंट तो की, पेमेंट तो हो गई आपकी, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि वेन एवर यू मेक अ जर्नल एंट्री इन योर स्पेशल जर्नल, यू मस्ट रिकॉर्ड एंड यू मस्ट पोस्ट दैट जर्नल एंट्री इनटू द सब्सिडी लेजर। क्योंकि आपके पास वो रनिंग बैलेंस मेथड है, तो रनिंग बैलेंस मेथड में आपके पास हमेशा हमेशा आपके पास उसका एक जो बैलेंस चलेगा दैट इज ऑलवेज अ टोटल बैलेंस, जो आपका नेट बैलेंस होगा। इसलिए आपने उसको हमेशा अपडेट करना, अदरवाइज आपके क्रेडिटर्स को यही शो होता रहेगा कि आपने क्या किया, आपने पेमेंट तो कर दी है, लेकिन हमेशा आपको नजर आएगा कि हमारा अभी तक कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। सो यू मस्ट रिकॉर्ड योर ट्रांजैक्शंस in your special journal, and when they are brought into the special journals they must be posted into their subsidiary ledgers so that we could update it and we could reach कि आपने इतनी पेमेंट इसकी कर दी है। Now look at on the whole this slide we had made a payment of rent expense. This is normal course of this is not a normal course। आपकी रूटीन की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, इसमें बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आपने ज़ाहिर महीने में एक ही दफ़ा रेंट पे करना है, so you do not need to make any subsidy ledger account. Then
ग्रेको सप्लाईज, यू परचेज सप्लाईज फ्रॉम ग्रेको कंपनी एंड दिस इज योर लाइबिलिटी, और आपके पास कई क्रेडिटर्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज कई लोगों को हैं, तो आपने इसका अलग से एक सब्सिडी लेजर बनाया, क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन परचेज सेल की आपकी चलती रहती है, और आपके ये डिफरेंशिएट करने के लिए सब्सिडी लेजर बनाया कि आपने इसको ग्रेको सप्लाईज को आपने कितनी पेमेंट करनी है। देन जेविड बिजनेस सिस्टम, इसको आपने पोस्ट किया, पेबल्स था आपके लिए, आप बार बार इसे नहीं परचेज करते ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि एक दफ़ा ही परचेज किया जाता है, सो यू डू नॉट नीड टू मेक अ सब्सिडी लेजर। हाँ, बनाएंगे, ज़रूर बना सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आपके ये लाइबिलिटी है, जस्ट टू चेक, जस्ट टू वेरीफाई कि वी हैव टू पे दिस अमाउंट टू जेविड बिजनेस सिस्टम ₹2800। तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपका ये क्रेडिटर है और आपने इसको इतनी पेमेंट करनी है। देन वी हैड आल्सो पोस्टेड आवर डोनली सप्लाईज, आपने डोनली सप्लाईज को पेमेंट की है, इसका सब्सिडी लेजर था, एंड वी पोस्टेड दिस अमाउंट इनटू देयर सब्सिडी लेजर अकाउंट्स just to reduce their balance, because if you will not update the payment balance, so it will always be shown at a higher amount in your subsidy ledgers, आपको बहुत ज़्यादा शो होगी है, क्योंकि आप उसको अपडेट ही नहीं कर रहे। एंड फॉर अपडेशन you always use a running balance method of your ledgers. Then you made a payment of utility expenses, you do not need to make any subsidy ledger because these were incurred and you had made a payment. There was no on account, आपके पास कोई on account इस तरह का नहीं था कि जिसकी आप पेमेंट करते, so that is why you have posted into the relevant ledger account, not into the subsidy ledgers. Subsidy ledgers आपके कौन कौन से बनेंगे? आपके पास Greco supplies, you have made a subsidy ledger in when you have purchased products, purchase supplies, आपने इसके लिए बनाया। Then Javid, इसके लिए आपने अलग से बनाया है। देन डॉनली सप्लाईज, इसके लिए आपने ऑलरेडी बनाया है। ये जब आपने उनसे सप्लाईज परचेज की थी तो आपने इनसे इनका सब्सिडी लेजर बनाया था। अब पेमेंट कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा को सब्सिडी लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उन्हीं को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट कैसे कर रहे हैं? जो आपका क्रेडिट था वो अब कम होता जा रहा है। Then you had also made a subsidy ledger for Howard Supplies and now you are paying cash. It means that that specific subsidy ledger will be updated और आपको net balance पता चलेगा कि अब कितना है। Now look at this check numbers. They are all serialed. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो हमेशा वहाँ पर मैंने आपको बताया कि पेमेंट इज मेड थ्रू चेक्स, तो चेक नंबर यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसमें कोई भी मिसिंग चेक नहीं है। So it means that their accountants are making their checks very carefully, क्योंकि उसमें अगर कोई चेक मिस हो जाए तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, को फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, को मिस्टेक हो सकती है कि आपका ये दरमियान में चेक, क्योंकि योर बुकलेट फॉर चेक इज ऑलवेज प्रॉपरली सीरियल्ड, उसका सीरियल नंबर होता है, उसके चेक नंबर में कोई भी चेक मिस नहीं होता। So that is why if there is any missing check you can easily identify. So that is why you are writing a check number कि आपका ये चेक नंबर है, ये चेक नंबर है, ये चेक नंबर है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसको आराम से। So I hope now up to this stage it is very easy because we have already studied 3 other special journals. Now let's look on the totals in this slide. What we have already done in our previous lectures about the special journals, you have to make total, you have to sum up all the debit and credit sides. On the close of month you have a date of 31st and amount with the debit 2650, 5050. This is relevant with the accounts payable. You had to made payments to your accounts payables या creditors with amount of 5050, लेकिन आपने इसके अलावा कुछ और भी पेमेंट किया है, that is 2650. आपने अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट 5050 पे किया और अदर देन अकाउंट्स पेबल जो आपके अदर अकाउंट्स थे यू हैड मेड पेमेंट ऑफ 2650, लेकिन टोटल आपने कैश कितनी पे की है वो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है हमें।
we made a payment of 7,700. So if we add up both debit sides, we can reach up to an amount of 7,700. आप इसमें ऐड करें इस अमाउंट को तो आप आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं कि आपने कितनी पेमेंट्स की हैं. सो वी मेड अ पेमेंट ऑफ 7,700. और किन अकाउंट्स के अगेंस्ट पे की हैं, आपके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट्स की हैं. यू मेड अ पेमेंट फॉर अदर अकाउंट्स अदर देन योर अकाउंट्स पेबल 2,650, एंड फ्रॉम अकाउंट्स पेबल you have reduced your creditors, you have reduced your accounts payable with the amount of 5,050. हमने ये सारे का सारा यहाँ पर काम कंप्लीट किया है. सो जर्नल इज रूल्ड, सम्ड एंड वेरीफाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड द कैश क्रेडिट कॉलम्स. आपने इन दोनों को जमा किया which must be equal to this 7,700. So your debit must be equal to your credit, and this is rule of thumb कि आपने हमेशा जितनी अमाउंट डेबिट की है उतनी ही आपने क्रेडिट करनी होती है. अगर उसके दरमियान कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक. सो योर बोथ डेबिट साइड्स मस्ट बी इक्वल टू योर वन क्रेडिट साइड. अब इस कॉलम की, इस स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ आपसे. जब आपने इसको कर लिया है तो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी ऑलरेडी नो कि आपने जब इनको कंप्लीट कर लिया होता है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर अपने चले जाते हैं. सो दैट इज individual items in the other accounts debit columns are posted, and then the totals for the accounts payable debit and cash are posted. आपने जो उनके relevant accounts बनते हैं उनके अंदर उनको पोस्ट करना है. Now we have a separate ledger accounts for rent expense. आपने उसके अंदर पोस्ट करना है और उसका जो रेफरेंस नंबर है दैट इज 52. आपका जो एक जनरल लेजर था उसका रेंट एक्सपेंस एक अलग से आपने लेजर बनाया हुआ था और उसका आपने रेफरेंस नंबर दिया हुआ था 52. देन यूटिलिटीज भी आपका एक अलग से अकाउंट था और अलग से एक लेजर था और उसका भी आपने नंबर दिया हुआ था 54. सो ये आपके अदर अकाउंट्स थे. इसके अलावा आपके जितने भी थे दे वर पोस्टेड इनटू देयर सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स. इसलिए आपने यहाँ पर टिक मार्क लगाया हुआ कि दे हैव बीन पोस्टेड. लेकिन दरमियान में जो अमाउंट्स आप दरमियान में जो वैल्यूज लिखी हैं 52 एंड 54, ये वो वैल्यूज हैं जो उनके सब्सिडरी लेजर्स नहीं थे और इनके मेन लेजर्स थे, जनरल लेजर्स थे, उनमें आपने उनको पोस्ट किया. अब ये अमाउंट शो कर रही है कि दे हैव बीन पोस्टेड इनटू देयर रेलेवेंट अकाउंट्स. अब यहां पर आपके पास 21 शो कर रहा है कि 21 इज योर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये आपका अकाउंट्स पेबल का अकाउंट होता है और 11 आपका कैश का अकाउंट है. तो आपने इनके टोटल अमाउंट्स को उनके जो रेलेवेंट लेजर्स हैं उनके अंदर पोस्ट करना है. जो आपने जो जनरल लेजर्स थे जो उनके कंट्रोल अकाउंट्स थे. लेकिन इसकी अगर आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ जाए तो आई होप यू कैन डू दिस जर्नल एंट्री के कैश इज क्रेडिटेड वेयर एज योर रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट एंड योर अकाउंट्स पेबल डेबिट. ये आपके डेबिट होंगे और कैश आपकी क्रेडिट हो रही है. ये आपकी जनरल एंट्री है. सो आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू कि आपने कैश पेमेंट जर्नल कैसे बनाया और उनको उनके रेलेवेंट जो सब्सिडरी लेजर्स थे उनमें कैसे पोस्ट किया. इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि सब्सिडरी लेजर्स आपके इसलिए बनते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट आपकी रूटीन में ज़्यादा होती है और आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने किससे कितनी चीज़ें परचेज की, किसको कितनी चीज़ें आपने सेल की. इन टोटल तो आपको पता चल सकता है, लेकिन जब आप इंडिविजुअली चेक करना चाहें तो फिर आपको उनके सब्सिडरी लेजर्स बनाने पड़ते हैं. अब ये तो एक एग्जांपल थी, आपके पास इसके अलावा और बहुत से लोगों के सब्सिडरी लेजर्स बन सकते हैं. आपकी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सब्सिडरी लेजर्स बन सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लाइन 1 है, ये प्रोडक्ट लाइन 2 है, ये प्रोडक्ट लाइन 3 है. उनके रॉ मटेरियल्स डिफरेंट होते हैं तो उनके अलग से सब्सिडरी लेजर्स बन सकते हैं. सो ये तो आपके पास एक एग्जांपल थी. आप अपने तौर पर जितने मर्जी बनाना चाहें तो उसमें सब्सिडरी लेजर्स बना सकते हैं क्योंकि यही आपके लिए कन्वीनियंट है. आपको पता चले कि आपने किसको कितनी पेमेंट की, किससे कितना परचेज किया. हर एक इंडिविजुअली की इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं होगी आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते. जब आपके पास इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है तो फिर आपके ऊपर आप उसको आराम से काम उसके ऊपर कर सकते हैं. So up to this stage
we have completed our work. Now let's look accounts payable control account, because you had made before that general special journal for cash payments, posted their entries into their subsidiary ledger account. अब आपने जब ये टोटल कर लिए उनके, एक अमाउंट आपके पास है 2650 की, दैट इज कैश पेमेंट मेड फॉर अदर अकाउंट्स, तो ये आपके पास अदर अकाउंट्स का टोटल था. दूसरा 5050 दैट वाज रिलेटेड विद द अकाउंट्स पेएबल, आपके पास ये थी, और इसकी कैश पेमेंट आपने 7700 की थी. आपने ये एक जनरल एंट्री की थी. डेबिट में आपके पास ये हो रहा था और क्रेडिट में आपने कैश की थी. ये आपकी जनरल एंट्री थी. अब उसके कंट्रोल अकाउंट्स में ये जो आपका अकाउंट्स पेबल है, इसके कंट्रोल अकाउंट में आपने, यानी इसके मास्टर लेजर अकाउंट में, या इसको आप कहें जनरल लेजर अकाउंट में, इसको आपने शिफ्ट करना है. तो वो क्या करेंगे आप लोग? नाउ लेट्स लुक इन दिस स्लाइड. थोड़ा सा इसको आप देखें, उसके बाद फिर आप I will go through all this slide. Now let's look. We had this ledger number 12 which is relevant to the accounts payable. आपके पास शुरू में जो बैलेंस था that was 1230. We already know accounts payable has always a credit balance. Then we had also increased our liabilities by purchasing different supplies from the different customers, and the total amount on 31st was 6230. आपने इन दोनों को टोटल को ऐड किया एक दूसरे के साथ, तो अमाउंट आपके पास जो पेबल्स रह गई थी दैट वाज 7460. आपने 1230 अलग से परचेजेस की थी जो आपकी ग्लेको कंपनी की थी. फिर दरमियान में आपने कुछ और परचेजेस की, हावर्ड सप्लाई से की, डोनली सप्लाई से की आपने, और जेविड बिजनेस सिस्टम से आपने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया. तो टोटल अमाउंट फिर आपकी 31 मार्च को पेबल कितनी बनती थी आफ्टर एडिंग 6230. तो टोटल आपके पास 31 मार्च को पेबल थी 7460. ये 7460 आपने पे करना था. अब क्या हुआ है, आपने उनकी कैश पेमेंट्स की, आप उनके सब्सिडी लेजर्स में डोनली, फर्स्ट वन इज डोनली सप्लाईज, आपने 2 मार्च को परचेज किया 420 की सप्लाईज. देन ऑन 19 को आपने परचेज किया 1450. तो टोटल अब आपकी पेबल्स कितनी थी डोनली सप्लाईज को? 1870. ये हमने परचेजेस जनरल जब बनाया था उस वक्त क्रिएट किया था. आपके पास पेबल कितना था? 1870. ये आपकी परचेजेस तक थी जो हमने पिछले जर्नल में किया था, स्पेशल जर्नल फॉर परचेजेस किया था. अब आपने पेमेंट की है जो हम इस स्पेशल जर्नल में कर रहे हैं, कैश पेमेंट जर्नल में आपने पेमेंट की है 420 की. आप देखिए अगर पिछली स्लाइड्स में आपके पास ये 420 की पेमेंट हुई है और आपके पास डोनली सप्लाईज का अकाउंट था. सो आपने यहाँ पे पेमेंट की, आपके पास ये डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट में से आपने डेबिट को माइनस किया और आपके पास अब जो बैलेंस है दैट इज 1450. अब आपके पास उसको पे करना है अप टू 31 मार्च, दैट इज 1450. ये अमाउंट आपने उनको पे करनी है. देन फिर आप ग्रेको सप्लाईज 1 मार्च को आपका बैलेंस था 1230 का और आपने पेमेंट इसको कर दी है 1230 को और डेट आपकी 15 थी. आप जाके चेक करें, वापस जाएं अगर आपके पास ये 15 को आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने इसको उसके सब्सिडी लेजर में पोस्ट किया, आपके पास अब जीरो बैलेंस है. आपने अब इसको कोई पेमेंट नहीं करनी क्योंकि आपने जो पे करना था उसको 1230 वो आपने 15 मार्च को पे कर दिया. अब आपका वो जीरो बैलेंस है, आपने इसका अकाउंट क्लोज कर दिया होगा. देन थर्ड वन वाज योर हावर्ड supplies. You made a purchase on 3rd March for 600. You had also made a purchase on 27th with the amount of 960. तो टोटल आपका जो पेबल्स था हावर्ड सप्लाईज को 1560 का था. फिर आपने उसको कैश पेमेंट की है 600 की जो आपकी डेबिट हो रही है. अब क्रेडिट में से आपने डेबिट को माइनस किया तो आपका जो बैलेंस आ रहा है दैट इज
960। अब आपने इसको इतना पे करना है। आप देखें कि आपके पास ये भी क्रेडिट है, डॉनली सप्लाईज को आपने पे करना 1450 और आपने हार्वर्ड सप्लाईज को पे करना है 960। तो अब टोटल बाकी पेमेंट आपकी कितनी रहेगी जो आपने पे करनी है, वो है आपकी 2410। यही चीज़ें हमने की हैं कि आपके पास आपकी पेमेंट्स कितनी हुई 5050 की। यही हमने पीछे देखा था ना, अपनी जब उसका कंट्रोल अकाउंट बनाया था और उसकी जो जर्नल एंट्री की थी, जो टोटल आपने किया था ऑन अकाउंट्स पेमेंट के लिए, वो आपकी 5050 की थी। आप अगर वापस जाके चेक करें उसको, अपनी स्लाइड्स को चेक करें, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि दैट वाज द अमाउंट आपके पास। इफ़ वी गो बैक, सो द टोटल कैश पेमेंट अगेंस्ट अकाउंट्स पेबल वाज 5050। तो सेम वी हैव 5050। आपके पास ये क्रेडिट हो रहा है, इस क्रेडिट में से आपने इस डेबिट को माइनस किया, यानी आपने 7400 में से 5050 को माइनस किया, तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचता है पेमेंट के लिए 2410। आप इसको अब वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे वेरीफाई कर रहे हैं? आपने कहा कि अब बाकी की अमाउंट हमारी डॉनली सप्लाईज की रह गई हैं 1450 की, प्लस 960 आपने हार्वर्ड सप्लाईज को पे करना है। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपकी ये अमाउंट 2410 के इक्वल होगी। जब आपके पास ये इक्वल है इसके, तो इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। आपने सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया हुआ है। ये आपका कंट्रोल अकाउंट है, अकाउंट्स पेबल, दिस इज योर कंट्रोल अकाउंट, एंड देन दीज आर ऑल 3 योर सब्सिडरी लेजर्स। आपने सारे का सारा अपना काम कंप्लीट कर दिया हुआ है, आपने सारी की सारी पेमेंट कर दी है। तो आपने पेमेंट किसको की? डॉनली सप्लाईज को की, आपने ग्रेको सप्लाईज को की, आपने हार्वर्ड सप्लाईज को की, और एंड पे क्या था, एक और आपने अकाउंट बनाया था, इफ यू कुड रिमेंबर, जेवट बिजनेस सिस्टम। वो क्या था कि आपने 2800 की जेवट बिजनेस सिस्टम से सप्लाईज ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था। आपने सप्लाईज परचेज नहीं की थी, उसके लिए आपने अकाउंट जरूर बनाया था, जो आपने टोटल उसको पेमेंट कर दी है। तो आपने यहाँ पर लिखा कि जेवट बिजनेस सिस्टम आल्सो हैव अ जीरो बैलेंस, सो दैट अकाउंट वाज ओमिटेड फॉर स्पेस रीजन। मैंने इसलिए उसको कम रखा है यहाँ पे, अदरवाइज आपका जो जेवट बिजनेस सिस्टम था उसका बैलेंस 2800 का क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट में आपने 2800 किया, तो अब आपके पास वो उसका जीरो बैलेंस बचेगा। सो इसलिए मैंने सिर्फ 3 शो किए हैं, क्योंकि ये नॉर्मल आपके क्रेडिटर्स हैं जिनसे आप परचेज सेल करते रहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर अब ये कंप्लीट हो गया काम। सो यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ योर 4 स्पेशल जर्नल्स, and we know that why we prepare our special journals and how these special journal entries are posted into the subsidiary ledger accounts, and then from subsidiary ledger accounts they are posted, their balances are posted into the control accounts which are your general ledger accounts। हमने बड़ा डिटेल से देखा है इनको, हमने 4 अपने लेक्चर्स में देखा है, इसलिए आप इनको बार बार खुद पढ़ें, इनकी रिपीट करें, इनको इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स देखें, उसमें पढ़ें आप। ये सारे का सारा आप लोगों ने खुद काम करना होगा। जब आप इसको कर लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए काम थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया है कि अकाउंटिंग इज नॉट एन ईजी जस्ट टू डू इट थ्रू इन द एयर, यू हैव टू मेक योर प्रैक्टिस। आपने उसको बार बार पढ़ना होता है, लिखना होता है, तब आपको ये अकाउंटिंग याद रह सकती है, अदरवाइज अकाउंटिंग भूल जाती है। यहाँ पर अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं लिख सकते, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो आप एक भी फिगर इसमें से ओमिट करेंगे तो आपका कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। इसलिए आपने लिंक क्रिएट करना है। सो वी मेड बेसिकली 4 स्पेशल जर्नल्स। वी स्टार्टेड दिस चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में हमने उसके 5 बेसिक स्टेप्स पढ़े थे, और उन स्टेप्स को आप क्यों अडॉप्ट करते हैं उसके लिए आपने 3 रीजंस पढ़ी थी। अब उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड विद स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल्स में हमने 4 स्पेशल जर्नल्स पढ़े थे। आपके पास रेवेन्यू जर्नल, अगर आपके पास सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं तो आप रेवेन्यू बोलेंगे, और अगर आप प्रोडक्ट्स की सेल और परचेज करते हैं
फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं तो फिर आपका वो सेल्स जर्नल होगा। उसके अगेंस्ट आप अकाउंट बनाते हैं वो आपका कैश रिसीट जर्नल होता है। आपने जितनी भी ऑन अकाउंट सेल्स की हैं उनका रिकॉर्ड हमेशा आपने सेल्स जर्नल में करना होगा, और उसके अगेंस्ट आप कितनी भी कैश रिसीट करते हैं वो आपकी कैश रिसीट जर्नल में आएंगी। फिर आप परचेजेस करते हैं, सप्लाईज परचेजेस की, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, अब सप्लाईज है, अगर आप सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आएगी, और अगर आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं अपना सर्विस फिजिकल प्रोडक्ट्स का तो उसमें आपका रॉ मटेरियल भी आएगा। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं सप्लायर्स से तो आपने उसके लिए अलग से जर्नल बनाया, तो आपके लिए वो परचेज जर्नल होगा, और उसके अगेंस्ट ऑन अकाउंट आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की होती है वो सारी की सारी उसमें लिखी जाती हैं। उसके बाद इसका जो अपोजिट अकाउंट होगा, बिकॉज यू हैव टू पे योर अमाउंट सूनर और लेटर, तो उसके लिए आप फिर कैश पेमेंट जर्नल बनाते हैं। अब कैश पेमेंट जर्नल में हमने ये देखा कि आप ऑन द स्पॉट कोई भी अगर पेमेंट करते हैं दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड, और आप अगर पेमेंट करते हैं ऑन अकाउंट के अगेंस्ट तो दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन योर कैश पेमेंट जर्नल। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, सारे का सारा काम हम कर चुके हैं, आपने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर ली हैं अपनी। सो आई वुड गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। वो क्या है वो थोड़ा सा आप देख लें। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है? ये सारा का सारा मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल अब शिफ्ट हो चुका है आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। शुरू में मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपकी दे रही हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल क्विक बुक है, ये आपको अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर दे रही है कि आपने उसके मुताबिक बना लिया था। जो आपका बिजनेस होता है उसमें आप कोई भी एंट्री करते हैं तो वो आपकी पहले जनरल एंट्री बनती है, फिर वही आपकी जनरल एंट्री अगर स्पेशल जर्नल से रिलेटेड है तो उसमें चली जाती है, और उससे वो डायरेक्ट ही पोस्ट हो जाती है उसके सब्सिडरी लेजर में। सब्सिडरी लेजर्स का टोटल होकर वो फिर उनके कंट्रोल अकाउंट यानी जनरल लेजर में चली जाती है। उससे आप फिर नेक्स्ट अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर आगे शिफ्ट होता है आपका एडजस्टमेंट्स में, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फाइनली आप फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बना रहे होते हैं। तो सारे का सारा काम अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में शिफ्ट हो चुका है। अब सारे का सारा काम अब कंप्यूटर करता है, सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। इवन के आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि IBM अब आपको सॉफ्टवेयर्स बना के दे रहा है, लेकिन अब जो लैपटॉप है वो लेनोवो बना रहा है। उन्होंने लैपटॉप की प्रोडक्शन जो है वो लेनोवो को दे दी है, खुद वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है। अब आप देखें कि बैंक्स हैं, बैंक्स में सारे के सारे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। आपका ATM मशीन है उसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो आपके पास ये सारे के सारे आप जितना भी सिस्टम हो चुका वो सॉफ्टवेयर्स पे। इवन के आप जो अपनी ये जो आपके स्टडीज हो रही हैं वर्चुअल की, ये भी आपकी अब सॉफ्टवेयर के थ्रू। आपकी ग्रेडिंग हो रही है, आप एग्जाम देते हैं, ये भी सारे सारा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, क्योंकि ये दैट फैसिलिटेट्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, दे फैसिलिटेट द लाइफस्टाइल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। अब आप पेपर वर्क छोड़ के कंप्यूटर की तरफ जा चुके हैं। नाउ व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ओवर द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम? वो कौन से हो सकते हैं? लेट्स लुक ऑन दीज एडवांटेजेस। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम सिंपली द रिकॉर्ड प्रोसेस, रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स आर जनरली मोर एक्यूरेट, क्योंकि आपने एक वैल्यू लिखनी है और उसने अल्टीमेट आपको सारे प्रोसेस करके और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे देनी होती है। लेकिन आप खुद जब कर रहे होते हैं तो आपने सारे प्रोसेस खुद बाई हैंड करने होते हैं। Then computerized system provides management current account balances information to support decision making. आपने सिंपल एक क्लिक किया, आपके पास एक क्लिक हुआ और आपके पास सारे का सारा डाटा आ गया हुआ है। आपने सिंपल एक क्वेरी में लिखा कि फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक आपने कोड दिया हुआ है, तो जब आप FSSF लिखेंगे या FS लिखेंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, तो आपके पास वो सारे का सारा उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के आ जाएंगे। एक सिंपल क्लिक के ऊपर आपकी सारी की सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल होगी। दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू अबाउट रेवेन्यू
एंड कलेक्शन साइकिल इन क्विक बुक। क्विक बुक्स आपकी जो आ रही हैं वो आपको शो कर रही हैं कि आप पहले क्या करते हैं, सिंपल एक एंट्री पास करते हैं। क्विक बुक आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अकाउंटिंग की डिटेल के सारा प्रोसेस जो होता है अकाउंटिंग साइकिल का वो आपको करके देता है। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने बना के दिए हुए आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर। अब पहला वो कहता है कि आप क्या करते हैं, सिंपल रिकॉर्ड फी बाय फिलिंग आउट एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस फॉर्म। आपने इसको सिंपल यहाँ पर देखें तो वो यहाँ पर इसको फिल किया जाता है। वो क्या किया था कि इसकी फिर ऑटोमेटिक पोस्टिंग कैसे होती है, अकाउंट रिसीवेबल mymusicClub.com, और क्रेडिट में आप क्या कर रहे होते हैं, रेवेन्यू। आपने सिंपल ये आपका रिसीवेबल बना और रेवेन्यू आपका क्रेडिट कर दिया। ये एक ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो रही है क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया हुआ है। आपका जो ये सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया। आपने उसको सारी डिटेल दी थी। जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था कि आप क्या करते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं कि जो जो चीज़ें चाहिए उसके मुताबिक, देन फाइनली आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन मेल इनवाइस टू कस्टमर्स, यहाँ पर आपके पास है, जब आप उसको रिकॉर्ड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इनवाइस उसकी ईमेल हो जाती है आपके जो कस्टमर है उसको। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। देन आपके पास सेकंड जो इसमें रेवेन्यू और कलेक्शन साइकिल है क्विक बुक में, वो आपके पास है रिकॉर्ड्स कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स बाय फिलिंग आउट रिसीव पेमेंट फॉर्म। आपके पास यहाँ पर वो एक अवेलेबल होता है जब आप क्विक बुक करते हैं। एक सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे हैं ताकि हमें पता हो, बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, कि आप काम करते कैसे हैं। हो तो सारा रहा है काम, अब कर सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डेबिट का क्या मतलब है, ये डेबिट में क्यों लिखा हुआ है, क्रेडिट का क्या मतलब है और क्रेडिट में क्यों लिखा हुआ है। फिर आपके पास यहाँ पर लिखें ये डेबिट में कैश, क्योंकि अब आपकी कैश कलेक्शन हो रही है। डेबिट में आपके पास कैश और क्रेडिट में आपके पास अकाउंट रिसीवेबल mymusicClub.com। तो यहाँ पर आपने इसको मेंशन कर दिया। सिंपल आपके पास ये चीज़ें बता रही हैं। ये सारे का सारा काम कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है आपका। देन तीसरा प्रिपेयर रिपोर्ट्स। अब आपने उसको क्वेरी लगाई है और आपने कहा कि जी अब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, रिपोर्ट्स बना के दे। तो वो आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स बना के दे रहा है, हर एक की सेपरेट रिपोर्ट आपको दे रहा है। यहाँ पे आपके पास ये कस्टमर्स बैलेंस समरी, देन आपके पास कैश रिसीट है, एंड देन आपके पास फीस अर्न। आपके पास ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आ रही, उनकी समरी आपके पास आ रही, उनके लेजर अकाउंट्स बन के आ रहे हैं आपके पास। देन एडवांस्ड एरियाज वेयर द इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक आपका बिजनेस सब्जेक्ट है जहां पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वहां पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपकी चल रही है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे मे बी इन दिस सेमेस्टर और इन योर अपकमिंग सेमेस्टर्स। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये आपकी सारी अब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है काम। आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं, आपने उन सॉफ्टवेयर्स का लिंक अपने सप्लायर्स को दे दिया हुआ है और अपने कस्टमर्स को दे दिया हुआ है। अब आपके पास कोई भी सप्लाईज है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, उसकी इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड की हुई है कि इतनी है, जो ही आप यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ से माइनस होता जा रहा है, माइनस करते जा रहे हैं। तो वही डिटेल आपके सप्लायर के पास मौजूद है। सप्लायर देखेगा कि इसकी चीज़ें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, इसके पास सप्लाईज पूरी है, देन ओके, कम हो गई है तो वो सप्लाईज भेज देगा। सेम इज द केस विद योर कस्टमर्स, कि आपने कस्टमर को भी दिया हुआ, आप कस्टमर से चेक कर रहे हैं कि क्या उसके पास वो प्रॉपर स्टोर में चीज़ें मौजूद हैं जो सेल करनी है उसने। अगर कम हो गई तो आप उसको डायरेक्ट भेज देंगे। तो ये आपका सारे इंटरनेट के थ्रू काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर बन के इंटरनेट के थ्रू उनको लिंक किया हुआ है। इसी की एग्जाम्पल ये है कि आपके पास कार्ड एलाइड बैंक का है, लेकिन आप उसको विड्रॉ कहाँ से कर सकते हैं, किसी भी एटीएम के ऊपर वन लिंक लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि यू कैन विड्रॉ कैश, यू कैन मेक योर ट्रांजैक्शन एनीवेयर इन एनी टाइप ऑफ बैंक एटीएम, कहीं से भी आप कर सकते हैं जाके, कोई इसमें आपको वो रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं करना आपने, सारे का सारा काम आपका जो है वो कंप्यूटराइज्ड कर, और ये सारे का सारा नेट के थ्रू हो रहा है। समटाइम कहते हैं ना, देखते हैं कि आउट ऑफ सर्विस लिखा होता है एटीएम के ऊपर, तो वो लिंक डाउन हुआ होता है इंटरनेट का।
जब इंटरनेट का वो लिंक डाउन होता है तो इट मीन्स कि आपका वो कनेक्शन खत्म हो गया होता है. सो एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू इंटरनेट. सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ आवर chapter number 5, in which we studied about internal control, we studied about special journals, we also studied about subsidiary ledgers, क्या आप subsidiary ledgers क्यों बनाते हैं. Then we had made 4 special journals: revenue journal, cash receipt journal, purchases journal and cash payment journal. And finally, in brief, we talked about द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. कभी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह हम इसको इन डिटेल भी बात करेंगे कि आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे वो आपकी जो है वो डाटा को रिकॉर्ड करती है. सो अप टू दैट, थैंक यू वेरी मच. दिस इज कंप्लीशन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 5. इंशाल्लाह वी विल कम इन आवर नेक्स्ट क्लास with the new chapter number 6, that is about your account receivables and your inventories. So thank you very much and Allah Hafiz.